राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसमें नज़र आता है कि बीजेपी जो है या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से एजेंसियों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। और ऐसा ही कुछ जो है हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि अभी से नेताओं के ऊपर दबाव लगातार नहीं बनाएंगे तो मेरे पास इतने लोग हैं जिनके सहारे में एक अलग तरह की राजनीति करता हुआ नजर आ सकता हूं। और जो संभावना आपने जताई है कि कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर राव इंद्रजीत जो है अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। विपक्षी पार्टियां हमेशा से आरोप लगाती हैं कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो, चाहे फिर वो चुनाव विधानसभा का हो, ईडी और सीबीआई ये अधिकारी एक्शन मोड पर नजर आ जाते हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के रूप में भी देखे जाते हैं। इनका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है और अपने इशारों पर नचाती हुई नजर आती है। जैसे कि बीते कुछ दिनों पहले हमने कई रेड ना सिर्फ हमने दिल्ली में देखी बल्कि हमने बिहार में भी छापेमारी देखी। और इसी के साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जब 2023 में हुए थे, उस दौरान भी ईडी सीबीआई एक्टिव मोड पर नजर आई थी। ऐसे ही अब हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल न सिर्फ हरियाणा में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए, लेकिन एक बार फिर झारखंड में चुनाव होगा, फिर तय होगा कि आखिरकार असली मुख्यमंत्री कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी 5 जीती हुई सीटों को हार जाती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले अपने समर्थक विधायकों को बचाने में नाकामयाब रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि अब हरियाणा में भी ईडी अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों पर छापेमारी और ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में डर चुकी है कि 90 विधानसभा सीटों में से वो अपनी 40 विधानसभा सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। इससे जुड़े हुए अब कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, जिस तरीके से देखा जाए कि राव दान सिंह पर भी ईडी की छापेमारी देखी, इससे पहले लोकसभा चुनाव के बीच में हमने विधायक धर्म सिंह छोक्कर के बेटे सिकंदर सिंह पर भी छापेमारी देखी और उनकी गिरफ्तारी हुई, और हाल ही में हमने सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार से भी कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई। क्या लगता है ये ईडी की छापेमारी चुनाव को देखते हुए है या वाकई यहाँ पर घोटालेबाजी नजर आती है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से चुनाव नजदीक आते चले जाते हैं उसके बाद ईडी सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं ये काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे नजर आती हैं। अब देखिए इसमें सच्चाई क्या है ये तो खैर ईडी और सीबीआई बता पाएंगे, लेकिन जो छापेमारी हो रही है वो देखिए जो कह सकते हैं कि सत्ता से दूर लोग हैं उनके घरों पे ज़्यादा हो रही है। और यही बात बारंबार कही जाती है विपक्षी दलों के द्वारा कि भाई आखिर जितने भी जो अपराधी हैं, जितने भी घोटालेबाज हैं, वो कि हमारे ही कुनबे में, हमारी ही पार्टियों में है। बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं सब बिल्कुल बेदाग हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसमें नजर आता है कि बीजेपी जो है या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से एजेंसियों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। और ऐसा ही कुछ जो है हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि अभी से नेताओं के ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो भूपेश बघेल के ऊपर इस तरह से जो है ईडी की कैसा छापेमारी होती हुई नजर आई थी, कार्रवाई होती हुई नजर आई थी। और यहाँ तक कि उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हुआ था जहाँ पर यह कहा गया था कि ऐप के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है और कई करोड़ रुपए भूपेश बघेल को भी दिए गए। लेकिन बाद में जो कह सकते हैं गवाह था वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो आप देखिए बहुत सारे कह सकते हैं वजह इस तरह की बनती है जो चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हुई नजर आती है। हो सकता है हरियाणा में भी जो चीज़ हो रही है उसी का एक कह सकते हैं कि एंगल इसमें भी नजर आए, क्योंकि तमाम जो कह सकते हैं नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई जितना दबाव हमारे ऊपर डाला जा रहा है उतना दबाव अगर बीजेपी नेताओं के ऊपर डाला जाए तो तमाम सारे जो लोग हैं वो ऐसे मामलों में घिरे हुए नजर आ सकते हैं। सर, ये भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की जिताऊ सीटें हैं। चाहे हम सोनीपत, महेंद्रगढ़ या पानीपत की बात कर ले, ये जिताऊ सीटें हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सीटों के जरिए विधायकों पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है।
देखिए जाहिर बात है और इसमें कोई दोराई वाली बात भी नहीं। अगर आप देखें पूरे सिनेरियो को, आप देखें दिल्ली की बात आप करें, झारखंड की बात आप करें, आप बिहार की बात करें और बंगाल की बात करें, एक तरफा जो कार्रवाई होती है नाज़मीन, वो ये नज़र आता है कि भाई क्या जितने भी, चाहे टीएमसी की बात आप करें, चाहे जेएमएम की बात आप करें, चाहे आरजेडी की बात आप करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम जो आरोप हैं उन नेताओं के ऊपर लगते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री उठाकर आप जेल के अंदर बंद कर देते हो, तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी के इशारे पर यह सारा काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कहते हैं कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि वो आम आदमी के तमाम नेताओं को उठाकर जेल के अंदर बंद करना चाहती है। हरियाणा में भी कुछ वैसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, उसके बाद बीजेपी को ऐसा लग गया कि अगर कांग्रेस पार्टी को खुली छूट दी गई, अगर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, तो बीजेपी के हाथ से सत्ता जा सकती है। क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी बड़ी, कह सकते हैं, कशमकश के साथ में चुनाव जीती है। तो फिलहाल पूरे माहौल को समझा जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी हावी नजर आती है। इसी मद्देनजर हो सकता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही हो। सर, लोकसभा चुनाव के बीच में जो 3 निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। हाल ही में एक और निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया। अभी तक कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जद्दोजहद चली हुई है कि मना लिया जाए। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए और समर्थन वापस लेते हुए दिखाई दिए, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में समर्थन तो लेती हुई नजर आई, लेकिन चुनावों के बीच में इन्हीं निर्दलीय विधायकों को दरकिनार करती हुई भी दिखाई दिए, और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को ही यहाँ पर बचाने में कामयाब नहीं है, जो एक वक्त पर बहुमत साबित करती हुई नजर आ रही थी? देखिए, बिल्कुल मुझे निर्दलीय जो विधायक है उनको लेकर एक बात याद आती है कि जाहिर बात है कि जब आपका रुख जो है हवाओं के साथ बदलता हुआ नजर आता है, जहां पर सत्ता है वहां पर आप जाते हुए नजर आते हो, तो तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं, आपके ऊपर फिर एतबार करते हुए नजर नहीं आते। बीजेपी ने पूरे का पूरा जो दाव चला वो इन जो विधायक हैं इनके ऊपर चला कि भाई चलिए निर्दलीय आ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन देखिए, उसमें कोई गहराई नहीं थी। जब तक निर्दलीयों का काम आपसे चल रहा है वो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही आपसे उनका काम नहीं चलेगा वो उठकर दूसरे खेमे में चले जाएंगे। इसका ताजा उदाहरण हम देख रहे हैं कि हरियाणा में पहले 3 छोड़ते हैं, फिर एक जो विधायक है वो भी छोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए किस तरह मुश्किल हालात है। हालांकि समय बहुत कम रह गया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जरूर सोचती कि सत्ता में अपने आप को लाया जाता। चूंकि अब चुनाव को ही 1 से 2 महीने का वक्त रह गया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस पर बात ना करके, इस पर ध्यान ना देकर पूरी तरह से चुनाव प्रचार में अपना दिमाग लगाए हुए, आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा लगातार कई जगह पर जा रहे हैं, लगातार कई जगह पर जाकर जो चुनावी जन समर्थन है वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा। तो यही बात कह रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी, उसका जो मोटिव है, उसका जो मंशा है, इन सब से दूर रहते हुए अपने आप को मजबूत करना हरियाणा के अंदर, जो सत्ता के लिए चाह लगातार 10 साल से देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसी बहाने वो इसको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, जितने भी कह सकते हैं बेरोजगार, उनके अंदर भी गुस्सा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी माहौल बना पाई तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी की 10 साल के बाद वापसी हो सकती है। वापसी क्या राव इंद्रजीत की भी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है? जिस तरीके से राव इंद्रजीत खुद ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे नहीं किया गया। हाल ही का राव इंद्रजीत का बयान सामने आता है कि जो भी फैसला हुआ सो हुआ। अब आला कमान को निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि युवाओं चेहरों पर आप दाव लगाइए। जो युवा चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें पिछड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आपको जिताते हुए नजर आ सकते हैं। इस कड़ी में आरती राव सिंह, उनकी बेटी का नाम सामने आ जाता है, लेकिन वो खुद यहाँ पर चुनौती देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो सही, वरना मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब इस तरह का गुस्सा, इस तरह का क्रोध नजर आता है, इस तरह की नाराजगी नजर आती है, तो ऑप्शन खुल जाते हैं। और देखिए, ये तयशुदा हमेशा तक के लिए नहीं होता कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी में रहेंगे। ढेरों एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो 40-40, 50-50 साल से इनके परिवार पूरी कांग्रेस पार्टी में रहे, वो तुरंत पाला बदलकर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं। सिंधिया से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम जो कांग्रेस पार्टी के साथ में जिनका कह सकते हैं मजबूत रिलेशन रहा, वो कह सकते हैं बीजेपी में शामिल हो गए। तो कोई बिल्कुल, इस किरण चौधरी का नाम है, तो
जाहिर बात है कि जब लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ से इधर भी आ सकते हैं। और राव इंद्रजीत का जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल नजर आता है वो यही आता है कि भाई मेरे जैसे बड़े लीडर को आपने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए ट्राई नहीं किया, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मेरे पास इतने लोग हैं जिनके सहारे में एक अलग तरह की राजनीति करता हुआ नजर आ सकता हूं। और जो संभावना आपने जताई है कि कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर राव इंद्रजीत जो है अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल अब यही देखना होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनों को नहीं संभाल पा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। क्या इन तमाम जो घमासान हमें हरियाणा में दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी पर सिकंजा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की लगातार विधायक ही पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसे सांसद भी हैं जो अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों के जरिए फंसती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है कि हरियाणा में किसकी जीत होगी, कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।